इतना कहते ही वो कैब को एक सुनसान सड़क पर रोक देता है। शायद उसे मेरी बात लग गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाई साहब? उसने कहा, मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। पीछे से मैडम ने भी कहा, मुझे भी आपकी बात अच्छी नहीं लगी। और ये कहते कहते वो मेरे सर को सहलाने लगी। मुझे लगने लगा मैंने शायद गलती की जो इन्हें गाड़ी में बैठाया। अभी 2 हफ्ते पहले मैं गया था दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में बच्चों के कपड़े लेने, घर के लिए थोड़ी सजावट का सामान लेने। उस दिन ऑफिस से मैं सीधा निकल गया था मार्केट के लिए। 7:30 बजे के आसपास मैं वहां पहुंचा था। मार्केट की रौनक देखते ही बन रही थी। काफी भीड़ थी। नवरात्रि से पहले लोग टूट पड़े थे वहां। सामान पर अच्छी खासी बचत हो रही थी। मैंने भी कुछ छोटा मोटा सामान देखा और मोल भाव करने लगा। अब जब ऐसे कहीं आप मार्केट में सामान लेने निकलते हो तो टाइम का पता नहीं चलता, और जितनी बड़ी मार्केट आपकी मेहनत भी उतनी ज्यादा। वहां घूम घूम कर कई बार आपकी हालत खराब हो जाती है। 9 बजे के आसपास मुझे वहां भूख लगने लगी। घर पर फोन करके पूछा कि क्या बनाया है आज खाने में। बताया कि दाल चावल और रोटी बनाई है। मुझे लगा अभी तो घर पहुंचने में टाइम है, यही कुछ खा लेता हूँ। बाहर एक दुकान देखी और वहां छोले भटूरे खाने लगा। भीड़ तो यहाँ भी थी। इतने में घर से फोन आता है। मैंने बताया कि छोले भटूरे खा रहा हूँ। तो वहां से और सामान की लिस्ट आ गई कि मार्केट में हो तो ये भी ले आना, वो भी ले आना। करते करते खाते पीते सामान लेते 11 बजने को थे। अब धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है, दुकानों के शटर गिरने लगते हैं, और तब मुझे लगता है कि अब निकलना चाहिए। दरअसल उस दिन शनिवार था, तो मुझे ये था कि अगले दिन संडे है तो घर पे आराम से रेस्ट करूंगा। एक ले दे के यही तो दिन होता है जब हम थोड़ा अपने लिए भी समय निकालते हैं, वरना तो काम काज के चक्कर में मशीनों की तरह लगे रहते हैं पूरा हफ्ता। 11 बजे जब मैंने देखा कि मार्केट बंद होने को है तो अब बाहर से ऑटो पकड़ के सीधा घर के लिए निकलता हूँ। मार्केट से बाहर आया तो वहां रोड पर एक भी ऑटो नहीं था। दिन में तो इतने ऑटो खड़े होते हैं कि एक को रुकने का इशारा करो तो 5 रुकते हैं। मुझे ये था कि सामान भी है तो करूँ तो क्या करूँ। फोन की बैटरी भी खत्म होने को थी। मैंने फिर भी एक ऑटो बुक किया। 6 मिनट का समय दिखा रहा था। मुझे लगा कि इंतजार करते हैं, बस फोन की बैटरी साथ दे दे। मैं जहां खड़ा था वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। दाएं बाएं देख रहा था। पार्किंग खाली हो चुकी थी, सड़कें खाली, और अब धीरे धीरे वहां सन्नाटा छाने लगा। 11:15 बजे मुझे एक फोन आता है। भाई साहब, कहाँ खड़े हो आप? मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूं। मैंने कहा, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। ऑटो वाला कहता है, मैं तो आपकी बताई लोकेशन पर ही खड़ा हूं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने फिर से दाएं बाएं देखा तो वहां कोई ऑटो वाला नहीं था। उसने कहा, भाई साहब आप ऐसा करो, बुकिंग कैंसिल कर दो। मैंने कहा, क्यों कर दूं? मुझे तो जरूरत थी, और गलती आपकी है। आप गलत लोकेशन पर पहुंच गए हो और उल्टा मुझसे बहस कर रहे हो। दरअसल बुकिंग कैंसिल करने पर ऑटो वाले के पैसे कट रहे थे, और यहाँ से मैंने कैंसिल की तो मुझ पे पेनल्टी लगेगी। और इतने में फोन कट गया। मैंने देखा कि कहीं बैटरी तो खत्म नहीं हो गई। बैटरी तो अभी उसमें 10% दिखा रहा था। इतने में देखा कि बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। वो देख के मुझे और भी गुस्सा आने लगा। अब क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि कोई मदद मिल जाए या ऑटो टैक्सी कुछ। थोड़ी देर में वहां एक कैब आती है। मैं सड़क के इस तरफ खड़ा हूं, वो सड़क के दूसरी तरफ। मैं उसकी तरफ जाने को होता हूं। इतने में वो कैब को मेरी तरफ मोड़ के लाता है। ड्राइवर पूछता है कि आपने कैब बुक की है? मैंने कहा हाँ। उसे घर का एड्रेस बताया और OTP। ड्राइवर ने बताया कि ऑटो वाले ने बुकिंग कैंसिल की थी तो मेरे पास आपकी बुकिंग आ गई। मैंने उसे थैंक यू कहा और 11:30 बजे तक हम निकल पड़े थे घर के लिए। मुझे जाना था पालम, और अभी टाइम दिखा रहा था कि आधा घंटा तो लग जाएगा, मतलब 12 तो बज ही जाएंगे। मैं आगे की सीट पर बैठ गया था, पीछे सामान रख दिया। कैब में गाने चल रहे थे। बीच बीच में FM पर कोई बढ़िया गाना आ जाता तो बात ही क्या। कैब वाला मुझे भला इंसान लग रहा था
उससे बात करनी शुरू की। कहाँ रहते हो भाई साहब? मैं मयूर विहार से हूँ। अच्छा, तो रात को कैब चलाते हो आप? जी भाई साहब, कभी कभी दिन में भी चलाता हूँ। वो रात को थोड़े पैसे ज्यादा बन जाते हैं ना। घर में और कौन कौन है? मेरी बीवी और एक बेटी। उसने मुझसे पूछा कि गाड़ी दिल्ली कैंट से ले लूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बस जल्दी से घर पहुंचा दो। कैब वाले ने कहा वो लोग थोड़ा डरते हैं ना उस रास्ते से, तो मैंने सोचा कि पहले पूछ लूं। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं है वहां, लोग तो फालतू में डरते हैं। मैंने कहा अच्छा आप ही बताओ, आप रात में कैब चलाते हो, कभी ऐसा कुछ देखा है आपने? खामा खा की बकवास बातें। मेरी बात सुन के कैब वाले का कोई जवाब नहीं आया। वो गाड़ी को थोड़ी और स्पीड में चलाने लगा। दिल्ली कैंट से थोड़ी पहले कैब में एक झटका सा लगा। मैंने कहा ये आवाज क्या थी? कैब वाले ने कहा कि एक कुत्ता था, गाड़ी से टकरा गया। मैंने कैब वाले को कहा भाई साहब थोड़ा ध्यान से चलो यार, वो कुत्ता तो मर गया होगा। कैब वाला चुप बैठा था, मुस्कुरा रहा था। दिल्ली कैंट से होकर हम गुजर रहे थे। मैं भी चुपचाप बैठा देख रहा था कि ये गाड़ी ठीक से चलाता रहे बस, और मुझे घर पहुंचा दे। सड़कें खाली थी, दो चार गाड़ियां जो चल रही थी वो भी हवा से बातें कर रही थी। अब ये दिल्ली कैंट वाला एरिया अपने आप में ही बड़ा खास है। आर्मी वालों के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ, बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है। फिर भी ये दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। थोड़ा आगे जाके हमें एक कैब दिखती है जो सड़क के किनारे खड़ी थी। एक आदमी हमें हाथ दे रहा था, शायद उसे कुछ मदद की जरूरत थी। मेरे कैब वाले ने वहां गाड़ी रोकी और मैंने पूछा क्या हुआ भाई साहब? तो उसने कहा कि गाड़ी में दिक्कत आ गई है एकदम से, तो आप मैडम को आगे तक छोड़ देंगे? मेरी कैब वाले ने पूछा कहाँ जाना है मैडम आपको? तो इतने में मैडम बाहर आके कहती है पालम चलेंगे? मैंने कहा हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप पीछे बैठ जाइए। मैडम थैंक यू बोलते हुए पिछली सीट पर बैठ गई और हम चल पड़े। मैंने पूछा आप पालम में कहाँ रहती हैं? उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा मैं भी पालम से हूँ, आप कहाँ रहती हैं वहाँ? फिर कोई जवाब नहीं। 12 बजने को थे, अभी भी थोड़ा समय था घर पहुँचने में। ड्राइवर ने कहा जब मैडम बताना ही नहीं चाह रही तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तुम आराम से गाड़ी चलाओ ना। इतना कहते ही वो कैब को एक सुनसान सड़क पर रोक देता है। शायद उसे मेरी बात लग गई थी। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? उसने कहा मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। पीछे से मैडम ने भी कहा मुझे भी आपकी बात अच्छी नहीं लगी। और ये कहते कहते वो मेरे सर को सहलाने लगी। मुझे लगने लगा मैंने शायद गलती की जो इन्हें गाड़ी में बैठाया। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। अब कैब वाला और वो औरत हंसने लगे। मैं कांपते कांपते उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। वो हंसे जा रहे थे। मैं तो इस कैब वाले को भला इंसान समझ रहा था और इतने में वो औरत घुर्राने लगी। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मैं छटपटा रहा था कि गाड़ी से बाहर कैसे निकलूं। इतने में पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस वालों की गाड़ी वहां से गुजरी और आगे जाके उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। वो कैब की तरफ आए। वो इशारा कर रहे थे शीशा नीचे करो, पर मैं हिल तक नहीं पा रहा था। बाहर से पुलिस वालों ने कोशिश की और गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। मैं जल्दी से गाड़ी के बाहर आया और वो कहने लगे कि सुनसान रोड पर कैब क्यों रोकी हुई है? मैंने कहा वो उन्होंने रोक दी थी। वो कहते किसने रोक दी थी? वही जो गाड़ी में मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि गाड़ी में आपके अलावा कोई नहीं था। मैंने झट से कैब में देखा तो सच में उस गाड़ी में कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे, ना कोई आदमी ना कोई औरत। मेरा सामान पीछे पड़ा था। पुलिस वालों को लगा कि मैंने शायद पी रखी थी, पर उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की क्योंकि मैं पहले ही डरा हुआ सा था। उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो? मैंने बताया पालम। मुझसे कहा कि अपने फोन से एक बार अपने घर पे बात करवाओ। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से जेब से फोन निकाला तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। कहा कि हम छोड़ दें आपको?
मैं डरा हुआ था और कह रहा था कि हाँ हाँ, मुझे घर छोड़ दो आप लोग। वो मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर तक छोड़ने आए। सामान भी मेरे पास था। मैंने उनका धन्यवाद किया और घर में चला गया। उन्होंने जाते जाते कहा कि आपने पी तो नहीं रखी थी ना? मैंने गर्दन हिला के ना में जवाब दिया। घर जाके मैंने सामान एक तरफ रखा और डरा सहमा सा रोने लगा। मैं बस यही सोच रहा था, उन पुलिस वालों को वहां कोई दिखाई नहीं दिया, जबकि मेरे साथ एक ड्राइवर था जो सरोजनी नगर से मेरे साथ था, और वो मैडम जिन्हें थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी में बिठाया था, वो उस हादसे से पहले मैं इन सब चीजों को बकवास मानता था। मैं समझता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब खामखा की अफवाहें फैलाई हुई हैं दिल्ली कैंट के बारे में। पर वहां जो हुआ वो क्या था? बताइए, आपके पास है कोई जवाब?